जाता है कि सदियों पुराने अपने अस्तित्व के दौरान इस जनजाति ने कई युद्ध लड़े हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की किताब के मुताबिक इस जनजाति को एक ऐसी योद्धा जनजाति बताया गया है जो न जाने कब से अपना शोषण करने वालों और अत्याचार करने वालों के खिलाफ लड़ती चली आई है। इनका संबंध मंगोल नस्ल से जोड़ा जा सकता है और इनकी शुरुआत हजारों साल पहले बर्मा में हुई, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है। चीन में इस जनजाति को जिंगपो, म्यांमार में कचिन और भारत में सिंगफो कहा जाता है। आज ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले, लोहित जिले के कुछ हिस्सों और असम के जोरहाट जिले के कुछ हिस्सों में ही सिमट कर रह गई है। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सिंगफो जनजाति की जीवन शैली के कई पहलू आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। उनकी सभ्यता, परंपराएं और रहन सहन के तौर तरीके भी उनके पूर्वजों जैसे ही हैं। इनकी परंपराओं का आरंभ इनके घरों से ही होता है। सिंगफो जनजाति आज भी कच्ची छत वाले मकानों में रहती है। पुरुष इसे बांस, लकड़ी और अन्य सामग्री से बनाते हैं। घर को जमीन से ऊपर एक प्लेटफॉर्म नुमा चबूतरे पर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए कि जब बाढ़ आती है तो उनका धान बाढ़ के पानी में बहने से बच जाता है। मकान के नीचे वाली जगह में इनके मवेशी और पालतू जानवर रहते हैं। घर की सीढ़ियां लकड़ी के एक ही शहतीर से बनाई जाती हैं। सीढ़ियां उसी में खोदी जाती हैं। H.M. बरे द्वारा लिखित पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बताया गया है कि हर सिंगफो गांव किसी न किसी जलधारा के पास ही स्थित होता है। इसकी वजह यह है कि इनकी मुख्य खुराक चावल और मछली है। नदियों के किनारे मौजूद भूक्षेत्रों को चावल उगाने के लिए उपजाऊ माना जाता है। ASI की किताब के मुताबिक सिंगफो जनजाति मूल रूप से एक जगह रहकर खेती करती है। हर सिंगफो परिवार के घर के पास खेती लायक जमीन होती है, जिसका मतलब न केवल समृद्धि बल्कि आत्मनिर्भरता भी है। यहां उगाए जाने वाला ज्यादातर धान इस परिवार द्वारा ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस फसल की कटाई और कहाई गांव के स्थानीय उपकरणों के जरिए ही होती है। ऐसा हर अनुष्ठान लोगों के इकट्ठा होने का एक मौका होता है। जनजाति की औरतें इकट्ठी होकर गीत गाती हैं और इन कामों को प्रसन्नता से करती चली जाती हैं। धान की फसल की कटाई के बाद सिंगफो जनजाति के लोग सरसों वगैरह उगाते हैं, जो एक वैकल्पिक फसल है और इससे इन्हें कुछ कमाई भी हो जाती है। हालांकि ये जनजाति मुख्य रूप से चावल खाती है, लेकिन अब ये लोग सब्जियों को भी अपने आहार में शामिल करने लगे हैं। इसलिए इन जनजातियों के आसपास के इलाके में सब्जियों की खेती भी दिखाई दे जाती है। जनजातीय लोगों को मछली पकड़ना भी भाता है। सिंगफो जनजाति के लोग नदी से मछलियां पकड़ने के लिए बड़ी अनोखी और दिलचस्प तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए यहाँ के मछुआरों ने बांस की चिपट्टियों से स्थानीय बांधों का निर्माण किया है। जब नदी का पानी
इन बांधों में से गुजरता है तो मछलियां इन चिपट्टियों में फंस जाती हैं और बाद में ये लोग इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। एक और विधि ये है कि ये लोग मछलियों पर नजर रखते हैं और जैसे ही मछली इन्हें नजर आती है वे उस पर भाला फेंक कर उसे मार डालते हैं। ये लोग बड़े ही कुशल शिकारी हैं। सिंगफो घरों की एक और विशेषता है हर घर में मौजूद करघे। किसी भी सिंगफो परिवार की औरतें ये सुनिश्चित करती हैं कि परिवार जो कपड़े पहने वे घर में ही बुने गए हों, बाजार से बने बनाए न खरीदे गए हों। ये आत्मनिर्भरता और आजादी का शानदार और बढ़िया लक्षण है। ये परंपरा यहां आज भी जारी है। सिंगफो शादी के अनुष्ठानों में भी परंपरा का बोलबाला रहता है। इन शादियों में दुल्हन को पारंपरिक सिंगफो पोशाक पहनाई जाती है और वो एक भाला ले जाती है। सिंगफो परंपरा में भाला पुरुष का प्रतीक है और बहादुरी से जुड़ा है। सिंगफो लोगों में आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए शादियां गांव में ही होती हैं। दुल्हन अपनी सहेलियों और संबंधियों के साथ वहां पैदल जाती है जहां दूल्हा रहता है। रास्ते में दूल्हे के दोस्त और परिवारजन इन लोगों से मिलते हैं। शादी धुमसा नामक पुजारी द्वारा कराई जाती है। कहते हैं ये व्यक्ति गांव के मृत लोगों और अहितकारी आत्माओं से बातचीत कर सकता है। दूल्हे दुल्हन को केले के पेड़ के तने पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठाया जाता है। दोनों एक ही प्याले से बियर पीते हैं, जो दोनों के मिलन की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद धुमसा दुल्हन के सिर के ऊपर एक मुर्गा रखता है, क्योंकि वो इस समय गांव की आत्मा का आह्वान कर रहा होता है। सिंगफो लोग ये मानते हैं कि अगर ये मुर्गा दुल्हन के सिर पर रहता है या दूल्हे के घर की ओर उड़ता है तो शादी खुशहाल रहेगी और चिरायु भी। लेकिन अगर मुर्गा विपरीत दिशा में उड़ता है तो शादी शायद खुशहाल नहीं होगी। अजीबोगरीब और दिलचस्प मिथक, परंपराएं और अंधविश्वास सदा से ही सिंगफो जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। H.M. बरे द्वारा लिखित किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अनुसार सिंगफो धर्म बौद्ध धर्म और पारंपरिक मजहब का दिलचस्प मेल है। इसमें अहितकारी और मृत आत्माओं की पूजा की जाती है, जिसे नाथ पूजा कहते हैं। इन अनुष्ठानों को धुमसा ही कर सकता है। इन अनुष्ठानों को जन्म, मृत्यु, विवाह और खेती के मौसम के दौरान भी अंजाम दिया जाता है। इनमें आत्माओं से आग्रह किया जाता है कि वे गांव और इसके वासियों के प्रति दया बनाए रखें। ऐसे हर अनुष्ठान में गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर धुमसा बांस का एक खास ढांचा बनाता है और इसके चारों कोनों में आत्माओं को चढ़ावा चढ़ाता है। चढ़ावे में कपड़े और एक मुर्गा शामिल होता है। सिंगफो मान्यता के अनुसार यह कार्य इन आत्माओं को संतुष्ट करने और गांव के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। काफी समय तक चलने वाले मंत्रोच्चार के बाद
धुमसा आत्माओं को चावल से बनी बियर का चढ़ावा चढ़ाता है। फिर मुर्गे का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके बाद मुर्गे को पकाकर पूरा गांव प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। इन आत्माओं में असीम आस्था के कारण ही जब ये जनजातीय लोग किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो जनजातीय लोग विस्तृत अनुष्ठानों के जरिए आत्माओं को प्रसन्न करने का सहारा लेते हैं। इसमें बकरे, मुर्गे, सुअर और कुछ खास मामलों में भैंसे की बलि भी दी जाती है। आज सिंगफो लोगों ने आत्माओं पर अपनी अत्यंत निर्भरता और दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव को संतुलित करते हुए बौद्ध धर्म को भी प्रमुखता से अपनाया है। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बनाया है। बौद्ध धर्म की अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए इस युद्धक जनजाति ने अब हिंसा छोड़ दी है और इनके हथियार आज केवल अतीत की याद भर बनकर रह गए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने आत्माओं को प्रसन्न करने के तौर पर दी जाने वाली बलि की परंपरा को रोक दिया है। आज भैंसे और सूअर जैसे जीवों की बलि काफी हद तक खत्म हो चुकी है। आज वे मुर्गे और अन्य पक्षियों जैसे छोटे जीवों की ही बलि देते हैं। Now also we are living in spirit. When the child got sick or some epidemics comes out, and we usually do some pujas, some sacrifice, but not that big way as before we do. Since we have already changed, since we are under the influence of Buddhist, so we usually do according to Buddhist ritual. आज इन जनजातीय लोगों के बीच प्रार्थना से जुड़े ऐसे अनुष्ठान एक आम बात हैं। ये गांव वाले किसी तय जगह पर इकट्ठे होकर गांव के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जनजातीय लोग आत्माओं को प्रसन्न करने के अनुष्ठानों और इस प्रार्थना के बीच काफी अंतर रखते हैं। इस प्रार्थना में मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाकर इसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाता है और आत्माओं को संतुष्ट करने जैसी स्याह गतिविधियों से दूर रखा जाता है। इस प्रार्थना को कराने वाला पुजारी धुमसा से अलग होता है और उसे एक पवित्र व्यक्ति माना जाता है। परंपराओं, मिथकों और अंधविश्वासों के बीच विशेष रूप से वैचारिक प्रक्रिया में प्रगति के निशान देखने में आ रहे हैं। इसकी सबसे प्रमुख निशानी है दो जनजातीय लोगों के बीच झगड़े को सुलझाने का जनजातीय तरीका। एएसआई की किताब के मुताबिक गांव की पारंपरिक परिषद, जिसे मुंग कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसकी मदद मागाम और गांव के बड़े करते हैं। अब गांव की परिषद के कानूनी मामलों की देखभाल गांव का प्रमुख गमरा करता है। यदि समुदाय के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो इसका समाधान आपस में मिलजुल कर लिया जाता है। जनजाति के बीच के सभी झगड़ों का निपटारा जनजाति के राजा द्वारा किया जाता है। वो दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है और झगड़े का हल बता देता है। राजा का आदेश अंतिम होता है और इसे सभी प्रभावित लोगों को मानना होता है।
सिंगफो लोगों की प्रगति का प्रतीक है अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के पियोंग ब्लॉक का निवासी चाओजा मायो। चाओजा एक ऐसा जनजातीय व्यक्ति है जिसने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। वो इस जनजाति का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने साइंस और सोशियोलॉजी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। चाओजा आज सिंगफो जनजाति के लिए एक आदर्श व्यक्ति है और उसने अपनी जनजाति के लोगों में शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी संभाल ली है। I used to advise all my relatives or my Singpho community, not only the Singpho community but also other community, to focus our life into developmental activities so that our area can develop and can pass up with other district as well as with other state of India. जनजातीय लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए अरुणाचल पाली विद्यापीठ ज्ञान का एक ऐसा केंद्र है जो धीरे धीरे सिंगफो जनजाति के लोगों में ज्ञान की अलख जगा रहा है। विद्यापीठ को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। विद्यापीठ में सिंगफो जनजाति के बच्चों समेत सभी जनजातीय बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें पढ़ने वाले सिंगफो बच्चों ने कमाल की प्रगति दिखाई है और उनके सामने एक ऐसा भविष्य नजर आ रहा है जिसमें वे अपनी स्वस्थ परंपराओं से तो नाता जोड़े रखेंगे ही, लेकिन ऐसे अंधविश्वासों और काले जादू से अपना पिंड छुड़ा लेंगे। धीरज सिंगफो यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी है और वो ये बखूबी जानता है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। My name is Dhiraj Singpho. I read in class 8. I study in Arunachal Pali Vidyapit. I want to become a doctor. हम लोग का जो अरुणाचल पाली विद्यापीठ में सिंगफो बच्चा रहता है, सिंगफो के लिए स्पेशली हम लोग कुछ जैसे कोटा सिस्टम रिजर्व सीट रखते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ में सिंगफो थोड़ा सा माइनॉरिटी है, उसके लिए उसको थोड़ा सा स्पेशली या इम्पोर्टेंट देना पड़ता है। लेकिन ये तो केवल बाहरी तत्व हैं जो सिंगफो जनजाति को प्रगति की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जनजाति के ही जागरूक पुरुषों और महिलाओं ने सिंगफो डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई है, जिसका मकसद सिंगफो जनजाति द्वारा झेली जा रही मुश्किलों का जायजा लेना है। इस सोसाइटी का एक कदम एक ऐसे केंद्र की स्थापना करना है जहां इन जनजाति की महिलाओं में बुनाई के काम को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वे कुछ पैसे कमा सकें। केंद्र की योजना किशोरों को दांव जैसे सिंगफो उपकरण बनाने सिखाने की भी है, ताकि वे बाद में इन्हें खुले बाजार में बेच सकें। सिंगफो डेवलपमेंट सोसाइटी का एम है ये एम्प्लीफियम ऑफ कल्चर को डेवलप करना है और लिविंग स्टैंडर्ड, उसका बाद जो एंटी सोशल एक्टिविटी जो है, ओपियम एडिक्शन है, वो सब को चेक करने के लिए। और फिलहाल अभी हम लोग का सिंगफो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहा है। एजुकेशन के लिए तो अभी स्कूल नया स्कूल खुल रहा है, अभी प्राइवेट स्कूल है, वो भी हम लोग सजेशन दे रहा है। जो इंटरप्रेन्योर है जो सकता है स्कूल खोलने का, उन लोग को हम लोग मॉरली सपोर्ट दे रहा है। और गवर्नमेंट का तरफ से भी जो उन लोग को हेल्प मिलना है वो हम लोग भी हेल्प कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सिंगफो तो राज्य में मौजूद इस जनजाति की केवल एक झलक ही पेश करते हैं, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकलकर
आसाम के जोरहाट जिले के आसपास के इलाकों पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर सिंगफो जनजातियों की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर नजर आएगी। जोरहाट जिले के तीताबौर ब्लॉक में पथेर श्याम गांव में सिंगफो जनजाति के लोगों ने अपने ज्यादातर पारंपरिक तौर तरीके छोड़ दिए हैं और वे असम की सभ्यता में रम गए हैं। वे बेशक बौद्ध धर्म के भी अनुयायी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आत्माओं को प्रसन्न करना और पारंपरिक सिंगफो घर बनाना छोड़ दिया है। वे तो अब किसान कहे जा सकते हैं जो अपनी फसल से ही गुजारा कर लेते हैं। इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर नजर आता है। जिन बच्चों की पहुंच टेलीविजन और आधुनिक सुविधाओं तक है, वे जीवन की मुख्य धारा में ज्यादा रम गए हैं। अब तो बड़ी उम्र की औरतों ने भी खाना पकाने के आधुनिक उपकरणों को अपना लिया है। हालांकि उनके रसोई घरों में आज भी खाना बनाने की उनकी पारंपरिक शैली नजर आ जाती है। Say modern young boys, they educate, in English also, in Assamese also, in Hindi also, like that. Linguistically also, they have concern with some people. They talk with Hindi people also, say Assamese people also, like that. That is why they are mode of living also a bit changed. Say customary dress also really changed. Generally girls, primarily, they weave themselves their own dress, you see. But in these days, particularly most girls, say 95% girls are already used to take soldier or their Punjabi dress, not in Assamese dress also. Some Assamese people also, they have already changed their mind, you see. But our people are follow them. What to do? Most probably the changing is not our own will, is not. That is natural. हालांकि सिंगफो लोगों में आपस में काफी मेल मिलाप है, लेकिन वे ज्यादा मेहनती नहीं हैं। वे फसल के मौसम में साल में सिर्फ 6 महीने काम करते हैं और बाकी के 6 महीने आराम और मौज मस्ती करते हुए बिताते हैं। हर जश्न के लिए गांव का इकट्ठा हो जाना एक आम बात है, जिसमें पूरा का पूरा गांव किसी नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है और सारे गांव के लिए खुले में खाना पकाया जाता है। पुरुषों ने अपना वक्त गुजारने के लिए नए नए तरीके निकाल लिए हैं और वे खेलों के जरिए एक दूसरे को चुनौती देकर अपनी शक्ति की परीक्षा करते रहते हैं। सिंगफो जनजाति एंथ्रोपोलॉजी में एक दिलचस्प अध्ययन का अवसर देती है कि कैसे एक योद्धा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाले अहिंसक अनुयायियों में बदल गई। पहले ये लोग बेहद सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन आज ये अपने काम चलाओ रोजी रोटी से ही संतुष्ट हैं। ये जनजाति कभी अंधविश्वासों और काले जादू के चंगुल में थी, लेकिन अब शिक्षा के जरिए एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही है। सुस्ती के कारण ये लोग अफीम के सेवन जैसी लत में पड़ गए हैं, जो जनजाति के युवाओं को बर्बाद कर रही है। लेकिन स्थानीय प्रयासों और जागरूकता अभियानों के जरिए अब ये लोग इन मुश्किलों से निजात पा रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना करना सिंगफो जनजाति के लिए कोई नई बात नहीं है। ये वो जनजाति है जिसने प्राचीन काल में बेहद हिंसा देखी है और उसका सामना किया है, लेकिन आज
उनके सामने उससे भी बड़ी लड़ाई मौजूद है और ये लड़ाई आने वाले समय में उनके अस्तित्व की तस्वीर बनाएगी।